साथियों को मेरा सादर जय भीम। जय भीम। और एक बार आप फिर देखना, हमारा चैनल शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है डा काशीराम ऑफिशियल। तो साथियों, आज हम एक खास वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज हम आए हुए हैं गांव क्या कस्बा है, ये गभाना, अलीगढ़ जनपद का एक क्षेत्र है गभाना। और गभाना में एक बहुत ही मानवर काशीराम साहब के शुरुआती दौर के कार्यकर्ता हमें मिले हैं और ये हमारे साथ बैठे हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे। ये जो गभाना क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं, ये लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और इसमें हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं जिनका नाम है माननीय चरण सिंह नेताजी। तो चरण सिंह नेताजी के बारे में हमें भी पता चला, मैं जानकारी हुई है और भी इनसे अभी बातचीत हमने की है। तो ये मानवर काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट से काफ़ी शुरुआती दिनों में ही जुड़ चुके थे। तो हम इन्हीं से अब जानना चाहेंगे कि अपने जो कार्य रहा है आपका, इस मिशन मूवमेंट में आपका जो योगदान रहा है, उसके बारे में हम आपसे जानकारी करेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नेताजी जी। और हम जय भीम नवोदय। जय भीम नवोदय। तो नेताजी, जो अभी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देखिए यूट्यूब चैनल का नाम है द काशीराम ऑफिशियल। तो मानवर काशीराम के मिशन और मूवमेंट को जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है इस मूवमेंट में, उन लोगों से हमारा ये अभियान है कि इस मिशन मूवमेंट में सारे लोगों को पता चले कि कौन कौन सी ऐसी शख्सियत रही हैं जिन लोगों ने मानवर काशीराम साहब के मिशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो क्योंकि आप इसमें काफी काम किए हैं, तो शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि आपने मानवर काशीराम साहब को पहली बार कब देखा? जब साहब साइकिल रैली लेके चल रहे थे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के लिए, तो साहब अलीगढ़ से जब आगे चले तो गभाना पर आके रुक गए जी। तो गभाना पे आके रुक गए थे, अब समाज में वहाँ पहुँच गया जी। तो साहब कह रहे थे लोगों से कि भाई कोई दूधिया देख लो और भट्टी खोद लो और चाय वाय पी लो, नाश्ता कर लो, जब आगे चलेंगे यहीं पड़ाव डाल लो जी जी। मैं उस समय वहाँ पहुँच गया, वो नीला झंडा देख करके मैंने कहा ये नीला झंडा तो हमारा है जी। मानवर काशीराम साहब उस समय बैठा रोड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप क्या कह रहे थे? हाँ। मैंने कहा सर ये नीला झंडा हमारा है। बोले तुम्हारा कैसे है? मैंने ये बाबा साहब का झंडा है, बाबा साहब का दिया हुआ झंडा है। हाँ। बाबा साहब भी हमारे सब कुछ मूवमेंट को चलाने वाले हैं। हाँ। बाबा साहब के ही प्रेरणा से हम लोग आज शिक्षा और वोट के अधिकार बने हैं, इसलिए हम बाबा साहब के हैं और बाबा साहब के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है जी जी जी। तो मैं एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो घटना बता रहे हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ से सुबह मानवर काशीराम साहब साइकिल रैली लेके निकले थे और ये हम जो बात करने जा रहे हैं, ये गभाना जो है ये जीटी रोड पर है। अलीगढ़ से जीटी रोड जाता है दिल्ली के लिए, तो उस रोड पर मानवर काशीराम साहब की रैली जा रही थी जीटी रोड से। तो ये गभाना एक कस्बा पड़ता है, तो गभाना जीटी रोड पे है। तो जीटी रोड के पास में ही क्योंकि ये गांव है और इसलिए ये जो घटना बताई जा रही है नेताजी के द्वारा, ये जीटी रोड पे जब रैली जा रही थी तो ये लोग अपना घूम रहे थे, वहां पर देख रहे थे, तो तब की ये घटना की बात कर रहे हैं जी। नेताजी हाँ आगे बताएं। जो उधर साहब ने कहा अरे भाई यहाँ कोई टेलर है जी? मैंने कहा हाँ सर हमारे गाँव में बहुत सारे टेलर। हाँ। तो क्या हमारी पैंट जरा उधर गई है, तो मैं लाइए सर मैं सिलवा लाऊं। हाँ। और क्या दूधिया है कोई यहाँ? हाँ। जो दूध मिल जाए मैंने सर मैं घर से दूध भी लेता आऊंगा और आपकी जो है पैंट भी सिलवा लाऊंगा जी जी। आपने दूध खुद के हम अपने घर से ले आएंगे? हम घर से ले आएंगे, हमारे घर दूध है। हरिया में उठ रहा है काफी सारा दूध। हाँ। तो हमने जो है पैंट ली, मैं दर्जी से पैंट सिलवाई, घर से हरिया में से दूध बाल्टी पलट करके और मैं साहब के पास पहुंचा। तो वहाँ उन्होंने आग जला रखी थी, फिर उन्होंने चाय बनाई और सभी जो साइकिल रैली के लोग थे सभी ने चाय नाश्ता किया जी। जो पहली बार आपकी मानवर काशीराम साहब से वहाँ पर आपने देखा? जब मेरी मुलाकात हुई जी। उसके बाद काफी टाइम तक
हम आपने कुछ और बात की मानवर साहब से कि भाई क्या है, जैसे जो उन्होंने नीले झंडे के बारे में जो आप बता रहे थे कि नीला झंडा क्यों है और क्या करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की बातचीत भी आपकी हुई थी क्या मानवर साहब से? इतनी बात हुई थी। हाँ। लेकिन हमने कहा कि बाबा साहब ने जो हमें मान सम्मान संविधान के द्वारा दिया है, उन्होंने नीला झंडा जो हमें दिया है तो ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है। नीला झंडा जो दिया है, नीला झंडा जो दिया है ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है और हम उनके आदर्शों को अपनाने लगे। आपको ये खुशी हुई देख करके कि भाई नीला झंडा जो बाबा साहब का अब तक बहुत दिनों से गायब था, उस नीले झंडे को मानवर काशीराम साहब दोबारा से लेके आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब नीला झंडा देखा? पहले नीला झंडे से सन 62 में हमारे इसी जनपद के खैर के निवासी मौर्य यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बगल पार्टी से उनका नीला झंडा था बाबा साहब के नाम से, अच्छी वोटों से जीते थे। इसलिए हमें वहाँ से एक प्रेरणा मिल गई कि बाबा साहब ही हमारे सब कुछ हैं। तो नीला झंडा लेके चलते थे। नीला झंडा लेके चले, इसलिए जब साहब नीला झंडा काशीराम साहब नीला झंडा लेके बीच में गायब हो गया था, मतलब नीला झंडा काफी समय तक दिखाई नहीं दिया। तो हमने वो देख के झंडे को बहुत बड़ी अपार खुशी हुई हमारे दिल में। और जब मानवर साहब ने कहा कि क्या आप नीले झंडे के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हो? जी सर, हम उसमें खूब मेहनत करना चाहते हैं। आपने ये मतलब मानवर काशीराम साहब को आश्वासन दिया कि हम इस मिशन को, हमें खुशी हुई है और हम भी इस मिशन में काम करना चाहते हैं, ये आपने आश्वासन दिया मानवर काशीराम साहब। तो मैं ये कह रहा था कि जो आप एक तरीके से अपने आप को आपने समझ लिया कुछ थोड़ा और आगे इसमें काम करने का आपने इरादा कर लिया, निश्चय कर लिया, जुनून पैदा हो गया आपके अंदर एक बहुत मतलब इस काम को करने के लिए ऊर्जा पैदा हो गई, ऊर्जा पैदा हो गई कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि दोबारा से नीला झंडा आ रहा है हमारे लिए और उसको कोई शख्स लेके चल रहा है, जैसे मानवर काशीराम साहब लेके चल रहे थे उस नीले झंडे को। तो आपने भी अपने आप को इसके लिए जुनून आपके अंदर पैदा हुआ और कि कहा कि भाई हम भी इसमें काम करेंगे, इस मिशन और मूवमेंट में। तो आपने काम करना शुरू कर दिया उस समय से जी। मानवर साहब के सिद्धांत को मान करके नहीं चलने लगे जो उन्होंने हमें बताए कि आपको SCBC को और माइनॉरिटीज को संगठित करना है, तो हमने वही काम किया। जी। अब जैसे उस समय जब आपकी मुलाकात हुई थी तो तब तो शायद वो DS4 थी केवल और वामसेप थी जी, और उसके बाद सन 84 में बहुजन समाज पार्टी बन गई 1984 में। उसके बाद जो है इलेक्शन लड़ना शुरू हो गई जी। तो आप किस, जैसे आपका ये क्षेत्र है बरौली, तो उसके बारे में जैसे आपको यहाँ के काफी मौजूद आदमी हैं, आपने काफी जो है क्षेत्र में, मुझे भी ये जानकारी है कि क्षेत्र में आपकी बहुत पहले से ही बहुत पहले से ही आप क्षेत्र में काफी मौजूद के रूप में जाने जाते हैं और क्षेत्र आपको जानता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है जैसे इलेक्शन में जो आपको ज्यादा आपको प्रभावित किया हो जो इलेक्शन, और जिसने आपसे देखा हो कि भाई ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक रहा, वो कौन सा इलेक्शन था? तो इलेक्शन हमारे लिए सभी एक समान रहे, क्योंकि हमें तो सब में जीतने की अभिलाषा रही। हाँ बिल्कुल। लेकिन शुरुआती दौर 84 में साहब ने BSP बनाई तो चिरंजीव लाल बघेल वो पंजीपुर के थे। हाँ। सबसे पहले वो हमारे बरौली विधानसभा से चिरंजीव लाल बघेल लड़े 84 में। हमने उनके साथ काम किया, SCBC को संगठित करने का काम किया, फिर बघेल समाज को भी आपने अपने साथ जोड़ने का काम किया। उसके बाद में 89 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने जो कुशवाहा समाज है, भले ही थोड़ा है संख्या में हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमने उन्हें जोड़ा, पार्टी से जोड़ा और विधानसभा का चुनाव लड़ाया। कश्यप समाज भी हमारे विधानसभा उस समय लोकसभा में इतना तो जो आप कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं वो कौन कैंडिडेट थे? कैंडिडेट का नाम बताया। राम सिंह कुशवाहा सन 89 में चुनाव जी हाँ लड़े यहाँ से बरौली विधानसभा से, जिसमें आपने उनको बहुत मेहनत के साथ लड़ाया। और राम सिंह उस लोकसभा का भी चुनाव साथ ही हुआ था। हाँ। तो इसलिए हमने कश्यप जो थे लेखपाल थे, उन्होंने लेखपाली से अपना इस्तीफा दे करके नहीं और चुनाव लड़ा और हमने उनको अपनी दमदारी से खूब अच्छा चुनाव लड़ाया। तो उस समय हमारे तीसरे नंबर पर लोकसभा का कैंडिडेट, तीसरे ही नंबर पर हमारे विधानसभा के, तीसरे ही नंबर पर हमारे
विधानसभा के कैंडिडेट आए, राम सिंह कुशवाहा। तो उस समय कुछ कांग्रेस के लोगों ने, जीता कौन था उस समय? सुरेंद्र सिंह चौहान जीते थे। अच्छा, हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन जब वो जीते और कम वोटों से जीते, तो उन्होंने मेरे से खुद कहा और जरा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी को वोट कितना मिला था, बस इतना बता दीजिए। 14,582 वोट। 14,582 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि उस जमाने में सन 89 में तो मतलब बहुत कम वोटों से हार जीत हो जाती थी, और 14,000 आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब है 14,582 वोट बहुत बड़ी संख्या में आपने दिलवाए। आपने बहुत मेहनत की। तो आगे क्या हुआ फिर? आगे ये हुआ कि जब मैं चुनाव खुल रहा था, वोटिंग खुल रही थी, तो कांग्रेस के जो 4 बार के जीते हुए सुरेंद्र सिंह चौहान प्रत्याशी थे, केंद्र में गृह मंत्री, जेल मंत्री, कई मंत्रालय थे उनके पास, तो उन्होंने उसी समय मेरी तरफ उंगली करके कहा था कि अब के तो इस हाथी ने मुझे छोड़ दिया है, इससे बच गया हूँ, मैं जीत गया, अगली बार ये हाथी मुझे नहीं जीतने देगा। अच्छा, उनको डर पैदा हो गया, उनको ये घबराहट पैदा हो गई। जो कांग्रेस के एमएलए बने थे सुरेंद्र सिंह चौहान जी, आप बता रहे हैं, उनको ये डर पैदा हो गया कि भाई अगली बार से जो है, जो जैसे बढ़ रहा है हाथी, तो अगली बार हाथी हमें जीतने नहीं देगा, ये लगा उन्हें। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे साथ कुछ घटनाएं भी कराई, जिससे कि मैं यहाँ न रहूं तो काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक आध घटना का आप जिक्र करना चाहेंगे? जैसे घटना, एक बार घटना ऐसी हुई कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था, पीछे से गुंडे आए लोहे की रॉड ले करके, और धय धनादन मेरे सर में बजाते गए। यानी आपके ऊपर हमला कर दिया अचानक? हाँ। अच्छा। जब वो भाग गए तो मैं सर से अंगूछा बांध करके नहीं आया, मुझे लोग हॉस्पिटल ले गए, मलखान सिंह हॉस्पिटल। नहीं, जानलेवा हमला किया, एक जानलेवा हमला किया, पूरी मारने की कोशिश की थी। अच्छा। तो मैं जब हॉस्पिटल में बेहोशी में हो गया, तो मेरा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, 36 टाँके सर में आज भी मौजूद है। बहुत बड़ा आपने एक तरीके से हमले को फेस किया है, और जो आप बता रहे हैं वो जब उन्होंने सरिया और लोहे की रॉड से आपके ऊपर हमला किया, तो ये तो बात जाहिर है कि बहुत ही जानलेवा हमला था। जब सिर पे कोई चोट मारी जाती है तो ये तो खतरनाक ही होती है। तो ये निश्चित बात है कि आपने केवल इसी वजह से उन्होंने रंजिश मानना शुरू कर दिया आपसे, तो ये जो है एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे कि हाथी हमारे सामने बहुत बाधा बन रहा है। तो ऐसे आदमी के साथ में जो है उन्होंने ये डराया और खत्म करने की एक तरीके से भी कोशिश की गई कि जो है भाई इनको रास्ते से हटाया जाए, जिससे कि यहाँ से मतलब कांग्रेस को कोई बाधा आगे उत्पन्न न हो। वास्तव में हम आपकी बहुत तारीफ करेंगे इस बारे में कि आपने इतना संघर्ष किया है अपने जीवन में, और बहुजन समाज पार्टी को फिर आगे बढ़ाने में भी आपने योगदान दिया। तो ये बात देखिए, अपने आप जाहिर आपने खुद भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है कि आप मतलब बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, आपने कि जो संघर्ष किया उसकी वजह से माननीय बहन जी इस जो देश का सूबा है, उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो आपने कैसा महसूस किया कि सरकार कैसी चली, मतलब सरकार के बारे में थोड़ा सा जरा प्रकाश डालेंगे? सरकार का शासनकाल बहुत ही सही तरीके से चली। जिस तरह से कहा जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो उसी तरह से सरकार उस हिसाब से चली कि चाहे शेर हो या बकरी हो, समानता पैदा हुई, समानता पैदा कर, सम्मान की बात हुई, सम्मान सबको मिला, इसलिए जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो बहन जी के शासन को सब लोग मानते हैं, ये हमें आप ही नहीं करे बल्कि सब लोग मानते हैं कि बहन जी के शासन में हर बिरादरी का, हर धर्म का पूरा सम्मान किया गया, पूरा आदर किया गया। इसलिए जो है आज भी उनकी तारीफ होती है। तो हम ये अब जैसे वर्तमान की आज हम बात कर रहे हैं, हम 2025 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो वर्तमान में सबके सामने जो आंकड़े मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी का कहीं न कहीं एक तरीके से ग्राफ नीचे आया है, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं और इसमें क्या सुधार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बात सिर्फ इतनी है जी कि हमारे मूवमेंट को जी जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े थे जी, उनमें कुछ स्वार्थी लोग निकले जी, और हम लोगों को वो हमने नेता बनाए, बहन जी ने उन्हें
बड़ा पद बनाया, बड़े बड़े पद दिए, लेकिन वो लोग हमें धोखा दे के गए। आज भी आप देख सकते हैं, चाहे वो सपा है, चाहे भाजपा है या कांग्रेस है, ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी के ही लोग वहाँ निकले हुए लोग वहाँ पहुँचे हैं। और इसलिए जो है थोड़ा वोट का घाटा है, क्योंकि हम लोगों ने, बहन जी ने उनको सम्मान अधिक दिया और वो सम्मान भी न मानते हुए उन्होंने बहन जी के साथ धोखा दिया, पार्टी के साथ, हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ उन लोगों ने धोखा किया है। ये ऐसी हमारी सोच। तो आगे जो है जब युवा पीढ़ी है, देखिए आपकी तो उम्र भी जो है इस समय लगभग 75 साल आपने बताई है, तो आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि आपने तो अपने जीवन में युवा रहते हुए बहुत संघर्ष किया है और ये जो संघर्ष है आज भी हमारे सामने समस्याएं मौजूद हैं, आज भी पार्टी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपने युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से मूवमेंट में योगदान करना चाहिए? हर बार जब भी जिन गांवों में जाता हूं, युवाओं को यही सिखाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है, आपका भला इसी से होगा, दूसरी पार्टी हमारा भला नहीं कर पाएंगे। तो मैं गाँव जाता हूं तो युवाओं को यही संदेश देता हूं कि आप बहुजन मूवमेंट को समझना चाहिए, माननीय काशीराम साहब को समझना चाहिए, बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े, काशीराम साहब का मिशन आगे बढ़े, उन्हीं से हमारा भला होगा, वरना वैसे नहीं। काशीराम साहब का मूवमेंट चलाया गया, उसमें हमारे साथ बैठे हुए माननीय चरण सिंह नेताजी के द्वारा लंबे समय तक संघर्ष किया गया है, जैसा इन्होंने आपको बताया भी है। और विशेष बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब से माननीय नेताजी मिशन मूवमेंट में जुड़े, तब से आज तक इस मिशन मूवमेंट में अभी तक पूरी तरह सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। आज भी आपकी उम्र लगभग 75 साल की हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में भी जब जब बहुजन समाज पार्टी इधर चुनाव लड़ती है, कोई भी चुनाव लड़ती है, तो आपकी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी में न केवल ये, बल्कि ये इनका परिवार भी, इनके बेटे हैं रंजीत सिंह जो हैं, वो भी और भी बाकी परिवार के लोग बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए लगातार अपना योगदान देते रहते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, काफी उम्र हो गई, तो युवा लोगों को भी, युवा साथियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और मानवर काशीराम साहब के द्वारा जो मिशन और मूवमेंट की जिसकी हमें आज भी जरूरत है, उसमें योगदान देने के लिए अपना समय देना चाहिए, मूवमेंट के बारे में जानकारी करनी चाहिए और अपने मान सम्मान की लड़ाई को जो लड़ी जा रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उसमें पूरा योगदान उन्हें देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और एक बार फिर निवेदन, ये जो हमारा YouTube चैनल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसका सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।